हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है किसलेक कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल बेसिकली बनाया गया है वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, किसलेक कैरियर क्लासेस जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पिछले 3 सालों से एक कह सकते हो कि कंपटीशन में वनडे एग्ज़ाम में इसने झंडा गाड़ा हुआ है। काफ़ी बच्चे यहाँ से सिलेक्शन पा चुके हैं और लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी को स्टार्ट किया है। और वनडे एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, खासकर वनडे एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, एसएससी में 10+2 या फिर सीजीएल की तैयारी करता है, रेलवे की तैयारी करता है, बैंकिंग की डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है, उन सारे बच्चों के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म किसलेक कैरियर क्लासेस। ठीक है, तो आज बेसिकली जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, वो मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के रिगार्डिंग। आपको पता है कि एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था काफ़ी समय पहले, 2 साल पहले आया 17 में। उसके बाद पेपर का मतलब डेट आगे बढ़ता गया, कुछ पता नहीं चला, वेंडर नहीं मिल रहा था, मतलब गवर्नमेंट खिचड़ी पका रही थी, चीज़ों को क्लियर नहीं कर रही थी। लेकिन 1 महीना पहले लगभग जब सभी ने मिलकर एक गवर्नमेंट के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक किया, उसके बाद गवर्नमेंट भी थोड़ी हरकत में आई और उसने एग्ज़ाम डेट अनाउंस किया। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट एनटीपीसी की कब से शुरू होने वाली हैं, तो वो है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर 2020 से एनटीपीसी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली एनटीपीसी की बात करने वाला हूँ। एनटीपीसी में 10+2 लेवल की और एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करने वाला हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसमें पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या है और कैसे हमें अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, हम बेसिकली बात इन सारी बातों की करने वाले हैं। ठीक है, जब आप बात करते हो एनटीपीसी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एनटीपीसी है क्या। तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी का नाम है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी बच्चे सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एनटीपीसी के मतलब में। तो सबसे पहले तो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका तो फुल फॉर्म जानो ही, एनटीपीसी होता क्या है। ठीक है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें ही लोगों को नहीं पता होती हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म पूछ लो, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो बहुत बच्चे होते हैं जो नहीं बता पाते हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक, तो एनटीपीसी 15 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले 2016 में हुआ था, काफ़ी बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। वो एग्ज़ाम भी काफ़ी विवादास्पद रहा। ठीक है, नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कुछ और थी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, फिर बाद में उसको डिक्रीज कर दिया गया। काफ़ी बच्चे मायूस हुए। फिर नया नोटिफिकेशन आया, एक बच्चों के अंदर एक आस जगी कि चलो पिछली बार नहीं हो पाया तो इस बार हम किसी तरीके से सिलेक्शन ले पाएंगे। लेकिन उसमें भी 1-2 साल की देरी हो गई। फिर गवर्नमेंट थोड़ी हरकत में आई आपके डिजिटल स्ट्राइक के बाद। सबके मिल के जो डिजिटल स्ट्राइक किया गवर्नमेंट के ऊपर इस कोरोना काल में, तो गवर्नमेंट थोड़ी हरकत में आई, उसने डेट अनाउंस किया 15 दिसंबर से। तो एक बात और कि अब ये प्रोसेस नहीं रुकेगा। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि क्या 15 दिसंबर से पेपर होगा। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अब ये जो प्रोसेस है एनटीपीसी का, अब ये नहीं रुकेगा। एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, नहीं रुकने वाला है। मैं ग्रुप डी की भी बात कर रहा हूँ। अब ये स्टेज 1 जैसे ही ख़त्म होगा, आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, स्टेज 2 होगा, बाकी के आगे के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता हूँ एनटीपीसी के बारे में, और एक चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं आपको दोबारा एनटीपीसी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसा बताया जा रहा है आपको हमारे चैनल पे, मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरे टीचर आ रहे हैं वो बता रहे हैं, आप वैसा बस करते जाओ, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
दोबारा आपको एनटीपीसी का फॉर्म डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सिलेक्शन डन है। ठीक, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, बच्चा सोच रहा है, जैसे कि आपको पता है कि स्टेज 1 होना है, स्टेज 2 होना है। स्टेज 1 जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा। तो बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो स्टेज 1 की कर रहा है, ये गलत है। स्टेज 1 के बाद जहाँ तक मुझे लगता है स्टेज 2 के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। स्टेज 1 आप दोगे, थोड़ा रिलैक्स हो गए, तब तक स्टेज 2 की डेट का अनाउंसमेंट हो चुका होगा। ठीक है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में काफ़ी इलेक्शंस हैं। ठीक, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर काफ़ी पिट चुकी है, तो वो चाहेगी कि थोड़ा वो अपनी लाज बचा ले। ठीक है, इसलिए अब वो प्रोसेस को नहीं रोकेगी और बहुत जल्दी प्रोसेस को ख़त्म करेगी और रिक्रूटमेंट करेगी। ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 6 मंथ, स्टेज 1 के बाद 6 मंथ के अंदर अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। इस बात को नोट कर लो। तो बिल्कुल भी आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको एकदम टारगेट करके एग्ज़ाम पे फोकस करके अपनी तैयारी को जारी रखना है। चलिए, मैं बात करता हूँ एनटीपीसी की भी फ़िलहाल में। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा जो भी लेक्चर आने वाले वीडियोज आप जो भी देखेंगे वो एनटीपीसी के लिए भी होगा, ग्रुप डी के लिए भी होगा। ग्रुप डी का लेवल थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, लेकिन अमूमन बच्चा वही होता है। ठीक है, लगभग बच्चा वही होता है जो ग्रुप डी दे रहा होता है, एनटीपीसी दे रहा होता है। बहुत सारे एनटीपीसी देने वाले बच्चे ग्रुप डी नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, ईगो प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है, ग्रुप डी में जाएंगे ना, होता है ये सब सारी बातें। चलिए, तो मैं थोड़ी सी बात करूं एनटीपीसी की। एनटीपीसी, और इससे पहले मैं लगा देता हूं आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जो बेसिकली मेनली अगर मैं बात करूं तो 2 लेवल पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा। 2 लेवल का मतलब कि इसमें जो पोस्ट हैं वो 2 कैटेगरी की हैं, एक 10+2 लेवल पे है और एक जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे है। ठीक है, तो मैं बात करूं एक है 10+2 लेवल पे और एक है ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक, इसमें भी कई सारे पोस्ट हैं, इसमें भी कई सारे पोस्ट हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 10+2 लेवल के पोस्ट की बात करूं तो इसमें एक टीसी आता है जिसको आप टिकट क्लर्क भी टिकट कलेक्टर कह सकते हो या ट्रेन क्लर्क भी कह सकते हो। ठीक, फिर इसी में आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, फिर इसी में आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, फिर इसी में आता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक, ये सारे पोस्ट किस में हैं? 10+2 लेवल में हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूं, ग्रेजुएशन लेवल में ठीक ठाक पोस्ट हैं। एएसएम है, गुड्स गार्ड है, टीए है। टीए मतलब कि ट्रैफिक असिस्टेंट भी बोल सकते हो आप, ट्रैफिक अप्रेंटिस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो मैं नाम लिख देता हूँ। ये हो गया टिकट कलेक्टर। मैं 10+2 लेवल की मैं बात करूँ तो टिकट कलेक्टर है। फिर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक, फिर इसके बाद है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक, और फिर इसमें है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये जो पोस्ट हैं ये क्या हैं? ये सारी पोस्ट हैं 10+2 लेवल पे। ठीक,
सैलरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सैलरी जो 10+2 लेवल की है वो 19,000 से लेके आपको 25,000 तक मिल सकती है। वेरी करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इसमें TADA का जगह के हिसाब से इसमें इंक्लूड होता है, ठीक। ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूँ तो इसमें एक पोस्ट आती है ASM, सभी वाकिफ़ हैं ASM से, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, अच्छी पोस्ट है। फिर इसमें आता है गुड्स गार्ड, ये भी अच्छी पोस्ट है। फिर TA का मतलब ट्रैफिक असिस्टेंट या ट्रैफिक अप्रेंटिस भी बोल सकते हो। फिर इसमें आता है CA का मतलब कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ठीक। CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है यहाँ पे, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं तो कहता हूँ कि ग्रेजुएशन लेवल की टॉप की पोस्ट CA की है, ठीक है। फिर इसी में ये जो आपने 10+2 में देखा कि जूनियर कलर कम टाइपिस्ट है, वो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट हो जाता है, सीनियर अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं पोस्ट की, कि ये सब सारी पोस्ट हैं, ये सारी पोस्ट हैं कहाँ पे, ग्रेजुएशन लेवल की। और इधर वाली जो सारी पोस्ट हैं वो 10+2 लेवल की पोस्ट है, ठीक है। दोनों का सिलेबस सेम है, एग्ज़ाम में सेम पूछा जाना है। ऐसा नहीं कि 10+2 लेवल पे अलग आना है और या ग्रेजुएशन लेवल पे अलग आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया पोस्ट। और अब मैं बात करता हूँ एग्जामिनेशन की। क्या है पैटर्न? एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न है NTPC का, इसमें आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन और ड्यूरेशन होगा 90 मिनट का। 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट में, ठीक। और इसमें है 1/3 माइनस मार्किंग। 1/3 माइनस मार्किंग मतलब कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 1 नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, इसको भी कैटेगराइज किया गया कि किस सेक्शन से कितना आएगा। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो है GA, और इसी से बच्चों का थोड़ा सा हाथ पांव भी फूलता है, GA। तो ये है 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे GA से, ठीक है, 40 क्वेश्चन। फिर है मैथ्स, यहाँ से आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन। फिर है रीजनिंग, और यहाँ से मिलेंगे आपको 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक। GA के 40 क्वेश्चन, मैथ्स का 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। लेकिन RRB ने कसम नहीं खाया है कि मैं GA में 40 क्वेश्चन ही दूंगा, मैथ्स में 30 क्वेश्चन ही दूंगा, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन ही दूंगा। RRB ने कसम नहीं खाया है, ठीक है। ये केवल एक आप कह सकते हो सिंबॉलिक कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, और ये लगभग में है, ठीक है। 2, 4, 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं और होंगे, ठीक। 2, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं और होंगे, ठीक है। तो ये तो था एग्जाम पैटर्न। 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन GA, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग की, ठीक। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उसके प्रॉज और कॉन्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और क्या ना करो, ऐसा क्या ना करो, ऐसे काम ना करो जो आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं और दोनों चीज़ें करना पड़ता है, डूज और डोंट डूज दोनों हैं। चलिए, तो GA 40 क्वेश्चन, मैथ्स 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक। चलिए, अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मैथ्स की और GA की। रीजनिंग की बात रीजनिंग वाले सर करेंगे। मैं बात बताऊं, मैं आशुतोष कुमार सिंह, इंजीनियर आशुतोष कुमार सिंह, आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स और GA का कुछ पोर्शन, ठीक।
मैथ्स हवा कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, लेकिन ये टाइम बहुत है, ये टाइम बहुत है, ठीक है। तो मैं बात करूंगा मैथ्स की और जीए के कुछ सेक्शंस की। सिलेबस तो मैं जीए के सारा ही आपको मैं बताऊंगा कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर मैथ्स की, सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, दिल को छूने वाला सब्जेक्ट, दिमाग को स्पर्श करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों को, ठीक है। अगर आपने दिल दे दिया मैथ्स को तो कभी भी मैथ्स आपके साथ बेवफाई नहीं करेगी, ये मेरा दावा है। अगर आपने अपना दिल दे दिया है मैथ्स को तो मैथ्स कभी भी आपके साथ बेवफाई नहीं करेगी, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हो वेटेज 30 क्वेश्चन मैथ का है, तो 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। जीए के 40 क्वेश्चन की गारंटी नहीं है कि 40 में आप 30 सही करोगे, 25 सही करोगे, 40 में 40 सही करोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैथ्स को आपने दिल दे दिया, दिल देने का मतलब कि एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं, तो आपको मैथ्स में 30 के 30 मिल सकते हैं और मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो मैथ्स के दम पर हुआ है, ठीक है। इसलिए मैथ्स को बहुत अच्छे से करना है। और एनटीपीसी का जो मैथ्स है ना, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आने हैं जो घुमाते हैं थोड़े से, बाकी क्वेश्चन तो नॉर्मल होता है, 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा सा घुमाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बहुत नॉर्मल तरीके से आप कर पाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, तो मैं बात करता हूँ मैथ्स की। देखो, जो एनटीपीसी का सिलेबस है वो थोड़ा सा कैटेगराइज करके दिया हुआ है, तो काफ़ी लंबा हो गया। मैं आपको शॉर्ट में मैथ्स का सिलेबस समझाता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ मैथ्स के सिलेबस की, तो नंबर सिस्टम, जिसको आप बोलते हो संख्या पद्धति, ठीक, ये है सबसे पहला संख्या पद्धति। इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपको पढ़ना है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, और इसमें आपको पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ। यह है नंबर सिस्टम, ठीक। और यहाँ से आपको 1 से 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिले हैं। जो 2016 का अगर आप पैटर्न देखोगे, जितने भी पेपर हुए हैं स्टेज 1 का या स्टेज 2 का, तो उसमें आप पाओगे कि 1 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम से। इसके बाद परसेंटेज, बहुत ही प्यारा है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रतिशत। क्या बोलते हो? प्रतिशत। 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में परसेंटेज, जो प्योरली परसेंटेज हैं, प्योरली परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ठीक। चलिए, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कह सकते हो कि जो सारे चैप्टर्स में यूज होता है। मैथ्स के बाकी सारे चैप्टर्स में परसेंटेज का यूज होता है, इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, टाइम एंड वर्क हो, CISI हो, सब में परसेंटेज का यूज होता है, इसलिए परसेंटेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। परसेंटेज हो गया। फिर मैं तीसरी बात करूं, परसेंटेज के बाद हम पढ़ेंगे
रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन जिसको आप बोलते हो अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, 100% मिलेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जिसको आप बोलते हो लाभ एवं हानि। और ये 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, 2 से 4 क्वेश्चन 100%। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस से। वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, हजारों टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बन सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज का सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा यूज कहाँ मिलता है? प्रॉफिट एंड लॉस में मिलता है। ठीक है, यानी बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज कहाँ पर मिलेगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस पे मिलेगा। ठीक, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। ये एग्जाम में आपको 1 से 3 क्वेश्चन मिलता है। और टाइम एंड वर्क से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर और है जिसको आप बोलते हो पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एवं टंकी जिसको आप बोलते हो, पाइप एवं टंकी। यहाँ से आपको 1 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेगा। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, और इसी में भी हम पढ़ेंगे ट्रेन। ठीक है, जिसको आप बोलते हो समय एवं चाल एवं दूरी। चाल एवं दूरी। 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे SI जिसको आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, ये आपको 1 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद 8वां CI जिसको आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी 1 से 3 आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, एक तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज लिख देता हूँ मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, साधारण ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा चैप्टर आता है जिसको आप बोलते हो एवरेज। एवरेज यानी औसत। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, बहुत ही प्यारा चैप्टर है एवरेज यानी औसत। ठीक, तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज। ठीक है, इसके बाद 10वां एलिमेंट्री अलजेब्रा जिसको आप बोल सकते हो साधारण बीजगणित। ये भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री जिसको आप हिंदी में बोलते हो त्रिकोणमिति।
त्रिकोणमिति, ये भी आपको 1 से 3 क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको मिलते हैं। फिर आपको मिलेगा ज्योमेट्री, जिसको आप ज्यामिति बोलते हो, ठीक। कितने क्वेश्चन? 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक लास्ट में बता दूं आपको, मेंसुरेशन, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्रमिति, ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था बेसिक सिलेबस जो आरआरबी ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ये है आरआरबी का सिलेबस, ठीक। और जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन में आपका यहीं पे क्लियर कर दूंगा। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आपका सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और, बच्चा कहता है कि सर एज वाली प्रॉब्लम आपने नहीं बताया, एज का भी एक चैप्टर है। तो मैं एज को अलग से नहीं बताता हूँ, एज को मैं बताऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ में। इसी में आप कह सकते हो कि एज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको मिलेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। यहीं पे मैं आपका फंडा क्लियर कर देता हूँ एज में, ठीक है। चलिए, तो ये तो सारा सिलेबस था, वो था मैथ्स का, ठीक। मैथ्स में ये सारे चीज़ें आने वाली हैं। अब मैं थोड़ी बात करूँ जीए की, जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। बच्चा कंफ्यूज होता है, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, तीनों में कंफ्यूजन है। जीके क्या है? अलग है। जीएस क्या है? अलग है। जनरल अवेयरनेस क्या है? अलग है। आप सिलेबस देखोगे, जो जीए का सिलेबस आरआरबी ने मेंशन किया हुआ है, तो आपका मतलब सर चकरा जाए, ऐसा सिलेबस मेंशन किया हुआ है जीए का। अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको लगेगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी ना करके आप किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। सिलेबस देखो तो ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, लूसेंट की। लूसेंट बुक आती है, आपने पढ़ा भी होगा, आपके पास होगा भी, सबके पास होता है। लगभग 99% स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी की कर रहा हो, पीसीएस की कर रहा हो, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, सबके पास लूसेंट की बुक मिलती ही मिलती है। तो क्या आप पूरा का पूरा लूसेंट पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम देने? पूरा का पूरा लूसेंट क्या एनटीपीसी के लिए पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पूरा का पूरा एनटीपीसी के लिए लूसेंट पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि लूसेंट में क्या पढ़ना है, ठीक है। और क्या केवल लूसेंट ही पढ़ना है? और क्या केवल लूसेंट ही पढ़ना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल लूसेंट नहीं पढ़ना है। और मैं कहता हूँ लूसेंट नहीं भी पढ़ो तो भी आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ से कितना क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं बात करूँ जीए की, तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको जनरल साइंस। जनरल साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10th लेवल तक का साइंस की बुक, 10th लेवल तक की साइंस, क्लास 10th तक की साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है। 40 क्वेश्चन अगर आपके जीए के आने वाले हैं तो लगभग मान के चलो कि 15 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस से मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चन 40 में से आपको मिलने ही मिलने हैं जनरल साइंस से, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब जनरल साइंस को पढ़ेंगे कहाँ से, ये बात
क्या आप हर क्लास की साइंस की बुक पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, इन 15 क्वेश्चंस के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ, ये 15 क्वेश्चन आपके कहीं के नहीं जाएंगे। जनरल साइंस से कोई भी क्वेश्चन उठा लेगा, चाहे वो बायो से उठा ले, केमिस्ट्री से उठा ले या फिर फिजिक्स से उठा ले, मेरा वादा है कि ये 15 क्वेश्चन आपको 15 में 15 दे के जाएंगे, या जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो आपको दे के जाएंगे, आप एग्जाम में सही करके आओगे। ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा थोड़ा सा घबराता है साइंस में कैसा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, वो रट के जाता है पेपर को, क्वेश्चंस को रटता है। ठीक है, रटता है, एग्जाम में भूल जाता है। ठीक है, पढ़ा था कुछ और, वहाँ करके आया कुछ और। ठीक, तो इस वजह से साइंस को पढ़ना नहीं है, साइंस को रटना नहीं है, साइंस को बस थोड़ा सा समझना है। और मैं बात करूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो यहाँ तो टोटल समझने वाली बात है। कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें समझनी ही समझनी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, वो समझ जाओ तो बाकी जो रटने वाली चीज़ है वो आप रट ही जाओगे। ठीक है, तो जनरल साइंस जहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन लगभग मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, नाम से ही डर लगता है इकोनॉमिक्स। ठीक, बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, गिने चुने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनते हैं। ठीक है, और ये आपको इकोनॉमिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन तो एकदम हलवा टाइप के मिलते हैं। ठीक है, एकदम हलवा टाइप के दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप हंसते हंसते कर ले जाओगे। हाँ, बाकी के 2-3 क्वेश्चन के लिए थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात हो गई। अब मैं बात करूं अगले सब्जेक्ट की। इकोनॉमिक्स के बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। करंट अफेयर्स 5 से ज़्यादा मिल सकते हैं। कभी कभी इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन है वो करंट से जोड़ के पूछ देता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को करंट से जोड़ के आपसे पूछ देगा। ठीक, तो अब बात आती है करंट अफेयर्स हम कितने मंथ की पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर में पेपर है, दिसंबर में पेपर है, तो आप मार्च से करंट पढ़ना शुरू कर दो। मार्च से करंट पढ़ना शुरू कर दो। मार्च का पढ़ लो, अप्रैल पढ़ लो, मई पढ़ लो, जून पढ़ लो, जुलाई पढ़ लो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर का मत पढ़ो, अक्टूबर नवंबर तक का तो पढ़ ही जाओ। ठीक है, इतना कर लोगे तो करंट आपका कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद करंट अफेयर्स के बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी यहाँ पे आपको मिल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। जियोग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है, पहाड़ होगा, पूछ लेगा कहाँ पे है, किस राज्य में है, नदी पूछ लेगा, सहायक नदी पूछ लेगा, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं भूगोल से। इसी तरीके से हिस्ट्री, हिस्ट्री के भी 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मल बनते हैं। ठीक है, हिस्ट्री को करने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, घटनाओं को, जो घटनाएं घटी हैं उनको आप कालक्रम के अनुसार बस जान जाओ, आपका हिस्ट्री का काम हो जाएगा। ठीक, हिस्ट्री हो गया। इसके बाद आता है पॉलिटी। यहाँ से भी 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिकली इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन आते हैं, शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आसान होता है, छोटा सिलेबस है और सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो हिस्ट्री के। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्यूटर से। कंप्यूटर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। फिर आप कह सकते हो लिटरेचर, जिसको आप साहित्य बोलते हो, यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। ठीक, गेम एंड स्पोर्ट्स, करंट से रिलेटेड गेम एंड स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। खिलाड़ी पूछ देगा किस खेल से संबंधित है,
या कोई ट्रॉफी पूछ देगा कि किस खेल से संबंधित है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, तो ये हो गया गेम एंड स्पोर्ट्स। क्या रह गया? ऑथर्स एंड बुक्स। ऑथर्स, लेखक और उनकी पुस्तकें। ऑथर्स एंड बुक्स, लेखक और उनकी पुस्तकें। करंट से रिलेटेड ज़्यादा आता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। और प्राइजेज, पुरस्कार, ठीक है, ये भी करंट से रिलेटेड पूछता है। और इसके बाद मिसलेनियस, कुछ मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये था आपका जीए का पोर्शन। जीए जो घबराहट पैदा करता है कि भगवान कहाँ से क्या आ जाए, ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखो होता क्या है कि अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना क्या है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब इतनी मोटी आप बुक लेके आ जाओ 500 पन्ने की, तो क्या 500 पन्ना पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। खासकर एनटीपीसी के लिए तो बिल्कुल भी पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और एग्ज़ाम में क्या आता है, ठीक। तो चलिए मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। सिलेक्शन होना और ना होना किस बात पर डिपेंड करता है? तो देखो जो पेपर आता है एग्जाम में, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आसान, एक थोड़ा सा उससे मुश्किल, और एक थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हो, उससे भी ज़्यादा मुश्किल। मतलब 3 लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। जो आसान होता है वो लगभग सारे बच्चे कर ले जाते हैं। जो थोड़ा उससे टफ होता है, तो जो एवरेज बच्चा होता है, जो हाँ चलो पढ़ लिया कभी, ठीक है, वो कर पाता है। और जो टफ क्वेश्चन होता है वो जो बच्चा मन लगा के पढ़ा होता है, रेगुलर बेसिस पे 6-7-8 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ा होता है, वही कर पाता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो किसी से नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से नहीं होता, उसके लिए माथापच्ची नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो किसी से भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ईगो पे ले लेते हैं, नहीं अरे मैंने पढ़ा है, मेरे से कैसे नहीं होगा, मैं सॉल्व करूंगा इसको, और इस चक्कर में काफ़ी टाइम बेकार चला जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ईगो पे नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा। जीए का भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो कभी ना किताब में देखा होगा ना कहीं से सुना होगा, तो इस पर माथापच्ची नहीं करनी है। माथापच्ची कहाँ पे करनी है? जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। सिलेक्शन वहीं पे रुकता है। जो क्वेश्चन आप सही कर सकते थे और उसको आपने गलत कर दिया, तो सिलेक्शन आपका वहीं पे रुकेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत टफ के पीछे बिल्कुल नहीं भागना। टफ तो आएगा, सबके लिए टफ होता है, लेकिन जो मॉडरेट क्वेश्चन होता है अगर उसमें आप लैग कर गए तो आपका सिलेक्शन 100% रुक जाएगा। 2-4 क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के हैं वो आपने गलत कर दिए तो आप पता नहीं कहाँ जाके पीछे गिरोगे, पता ही नहीं लगेगा आपका। समझ पा रहे हैं? तो ये था, मैंने मैथ्स और जीए का सिलेबस ब्रीफ में डिस्कस किया आपके साथ, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा इस वीडियो को समराइज करता हूँ, मतलब अब ख़त्म करता हूँ। अब अगला वीडियो आपको जो मिलेगा वो मैथ्स का मिलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत, ठीक है। और हम करने क्या क्या वाले हैं एक बार मैं आपको बता दूँ। जो सिलेबस है, सिलेबस में चैप्टर वाइज हम तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी हम डिस्कस करते रहेंगे। 2016 में जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं, ठीक है, जितने भी स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों मिलाकर जितने भी पेपर हुए हैं वो हम सारा का सारा आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिलेबस वाइज चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है। लेवल हमारा फिलहाल एनटीपीसी का ही होगा, ठीक है। कुछ बच्चों का कहना है नहीं सर आप उसमें सीजीएल का भी स्टार्ट करो, एसएससी का भी स्टार्ट करो, उसके भी डेट अनाउंस हो चुके हैं, पेपर आने वाले हैं। तो देखते हैं, अगर हो सका तो मैं इसमें सीजीएल को भी शामिल करूंगा, उस लेवल तक के भी क्वेश्चंस को हम लोग
हैंडल करने की कोशिश करेंगे, बाकी डिमांड के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा परसेंटेज का, और एकदम बेसिक से, जीरो से, जिसको आप फाउंडेशन कहते हो ना, फाउंडेशन बिल्डअप की क्लास है। अगर आपने एनटीपीसी की पढ़ाई अभी तक मान लीजिए कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल भी 1% भी आपने तैयारी शुरू नहीं की है, ठीक है, तब भी आप तैयारी कर सकते हो, अभी भी टाइम है। बस करना क्या है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप ऐसा करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपका एग्ज़ाम आपके लिए और आसान बनाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।